अच्छा सर, आ गए हैं सर महबूब आप ट्राई करें रिकॉर्डिंग लाइव करने की, सॉरी, मीटिंग लाइव करने की। मैंने ट्राई किया, मुझसे तो नहीं हो रही। आप एक दफ़ा कर दें अगर हो जाती है तो। साथ साथ रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन कर दी है। अगर नहीं हुई तो ये है कि रिकॉर्डिंग जो है वो फिर बाद में अपलोड करेंगे। अच्छा, हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, हमारे पास जो है वो हमने सारी टाइप्स तकरीबन हमने डिस्कस कर ली थी। कुछ टाइप्स रह गई हैं, जिसमें से हमारे पास एक इवेल्यूएशन ऐसे है, और उसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट, और तीसरा ऐसे कौन सा था? तो भाई जी जी। आप रिकॉर्डिंग जो है ना वो लोकल के लिए लगा दें, लोकल के लिए। सर मैंने लोकल पे लगाई हुई है। ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। अच्छा, तो कल हमने डबल क्वेश्चन भी देख लिया था, तो या नहीं देखा था सर हमने? डबल क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है। फिर हम चलते हैं इवेल्यूएशन ऐसे के ऊपर। अच्छा, ये ऐसे होता है, इसमें हमारे पास तीन किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें तीन चीज़ें इवेल्युएट करनी होती है। जो टॉपिक गिवन होता है उसकी सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस या इम्प्लीकेशंस ऑफ बताना पड़ सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि हाउ सिग्निफिकेंट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, या ये क्वेश्चन हो सकता है हाउ रेलेवेंस इज द रोल रेलेवेंट is role of technology in the education today and what are the implications of technology in education today। तो ये सिंगल क्वेश्चन होगा, तो ये आपको पता चल जाएगा एक ये इवेल्युएशन है। जो टू पार्ट क्वेश्चन होता है और जो डबल क्वेश्चन होते हैं और इवेल्युएशन होते हैं, ये आपस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस ही है। इवेल्युएशन में एक क्वेश्चन होता है, टू पार्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, और डबल क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अलग अलग गिवन होते हैं। डबल क्वेश्चन में आपको ना ये है कि दो क्वेश्चन मार्क्स से भी उस चीज़ का पता चल जाएगा। तो उसमें एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन होता है। इसमें आप क्या करते हैं कि सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उसकी सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस पे बात करेंगे, और दूसरे पैराग्राफ में आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे कि ये इस वजह से रेलेवेंट तो है, लेकिन ये कि इसकी इसकी वजह से नेगेटिव साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। और कंक्लूजन में आप जो है अपने एवोल्यूशन को समराइज कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको एक रीड कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी इज परवेसिव प्रेजेंस इन मॉडर्न एजुकेशन हैज स्पार्क्ड डिबेट्स अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। ठीक है, हमने इसी चीज़ की बात करनी है। दिस ऐसे विल इवेलुएट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन टुडे, एग्जामिनिंग इट्स इंपॉर्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। ओके। अब ये क्या कह रहा है कि मैं इसके इंपॉर्टेंस पे बात करूंगा, और दूसरे पैराग्राफ में मैं potential drawbacks या counter arguments present करूंगा। The role of technology in education is undeniably significant. It has transformed traditional classrooms into dynamic learning environments, offering interactive tools and resources that engage students. Technology facilitates personalized learning experiences, catering to diverse learning styles and paces. Learning styles, paces, interactive tools, engage students. For instance, अभी एग्जांपल दे रहा है कि adaptive learning platforms tailor content to individual students' progress, optimizing comprehension and retention. Moreover, technology has transcended geographical barriers, enabling distance learning and online courses that make education accessible to global audience। तो इसने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी डाइवर्स वोकेबलरी यूज करके सिग्निफिकेंस बताई है टेक्नोलॉजी की इन एजुकेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में काउंटर आर्गुमेंट दे रहा है, हाउ एवर देयर आर काउंटर आर्गुमेंट्स टू द अनक्वालिफाइड सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट देगा कि ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ फायदे हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है। ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी may lead to reduced face-to-face interactions and diminished social skills। तो एक ये नुकसान हो रहा है। Additionally, some educators argue that technology can be distraction, diverting students' attention from essential learning objectives. Moreover, the digital divide, where only not all students have equal access to technology, can exacerbate educational inequalities। ठीक है। तो इसने तीन चार जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी बताए हैं कि ठीक है, फायदे तो हो रहे हैं, लेकिन उन फायदों के जो है वो नेगेटिव साइड जो है ना वो ये है। Or in conclusion, the role of technology in education is undoubtedly significant, enhancing engagement, personalization, and accessibility. However, it's crucial to acknowledge potential drawbacks such as social skill erosion and disparities in access.
Technology's effectiveness in education depends on its thoughtful integration and striking a balance benefits mitigating its downside is essential to maximize its positive effects impact on modern education. तो इस तरीके से आपने ना जो आपका एवेल्यूएशन ऐसे आएगा तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कि फिर भी आपको ना ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें एक ही क्वेश्चन होगा आपका और उसमें या तो सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस या इम्प्लीकेशंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, हम अपनी लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है कॉज एंड इफेक्ट, जिसके भी चांसेस काफ़ी होते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मैम मलाइका। I was going to introduce you because I saw you in the like participant. So हमारे साथ मैम मलाइका हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली ही इसी हफ्ते आयल्स 7.5 ओवरऑल स्कोर की है, माशाल्लाह। एंड वो जो है, अच्छा सर उबैद, अपना एक्सपीरियंस वो कब शेयर करें फिर? आज अगर शेयर करना चाहे तो आज शेयर कर दें या फिर जिस दिन मैम चाहे हम्म, करना शेयर कर दें। ये हमारी एक टाइप रह गई थी, उसके बाद फिर ये कि हमने ऐसे की प्रैक्टिस ही करनी थी जी जी आज और कल में। जी जी। अ, हम जी 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 मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक उबैद आप कंप्लीट कर लें बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इनको इंटरप्ट करना। जी जी मैं सेशन के एंड पे बेसिकली किसी के भी क्वेश्चंस होंगे तो आई श्योर मैम श्योर। आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। बस आई विल टेक 5 to 10 minutes, हम इसको कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स यू। ओके, तो एंड पे हमारे पास जो आखिरी टाइप रह गया दैट इज कॉजेस एंड इफेक्ट्स। तो दिस टाइप डिमांड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट कॉजेस एंड सिचुएशन एंड इट्स रिजल्टेंट इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये सिमिलर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे के जैसा ही है, लेकिन आप प्रॉब्लम्स बताते हैं उसमें और सॉल्यूशन उसके बताते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक प्रॉब्लम्स की रूट कॉजेस बताते हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं तो वो बताते हैं। हम्म तो जैसे कि आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर उस पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे निकलने को आए तो आप बताएंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ना कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे ये है कि लोगों की जो सोशल स्किल्स हैं वो कम हो रहे हैं और लोग जो हैं वो मोटापा बढ़ रहा है। और फिर आप इसके लिए तो ये आपने इस प्रॉब्लम बता दिया, अब आप इसका सोल्यूशन क्या बताएंगे कि इसका सोल्यूशन ये है कि लोग जो है ख्याल से करें, टाइम लिमिट लगाएं, ज़्यादा यूज ना करें, सोशल एक्टिविटीज़ अपनाएं। ठीक है, लेकिन अगर इसी पे आ जाए कि टेक्नोलॉजी के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो तो इसकी क्या वजूहात हैं और उसके क्या जो है वो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आपने ना इस ऐसे में प्रॉब्लम आपको दी गिवन होगी और उसके आपने कॉजेज एंड इफेक्ट्स बताने होंगे। So, what are the reasons for increasing obesity rates in children and what are its consequences? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास स्टेटमेंट आती है। आपको बताना है कि छोटे बच्चों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, आफ्टर मैथ। और इस तरीके से ना आफ्टर मैथ का वर्ड तो बहुत रेयरली यूज होता है और स्पेसिफिकली यूज होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास सिंपली हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉजेज एंड रीजंस, एलाबरेट ऑन द अंडरलाइंग फैक्टर्स, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस। सॉरी, पैराग्राफ 1 में आप जो है वो रीजंस या कॉजेज बताएंगे क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, और पैराग्राफ 2 में आप जो है ना वो बताएंगे डिटेल में कि इस प्रॉब्लम की वजह से इन जो ये प्रॉब्लम हो रही है इसके आउटकम्स क्या निकल रहे हैं, उसकी वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं। और एंड पे जो है ना हमेशा की तरह रिकैप द मेन कॉजेज एंड इफेक्ट जो आपने अपने ऐसे में डिफाइन की होंगी। बाहर से आपने दोबारा अपने जहन से कोई और नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस नहीं करानी होती कंक्लूजन में, जो ऐसे में लिखी गई होती है सिर्फ उसी को दोबारा रीस्टेट करना होता है। द राइजिंग prevalence of childhood obesity has emerged as a critical public health concerns in many societies. This essay will delve into the underlying causes of increasing obesity rates in children and explores the far-reaching consequences of this alarming trend. So several factors contribute to growing obesity rates among children. Firstly, changes in dietary habits lead to increased consumption of food high in sugar and unhealthy fats. Busy lifestyle and have shifted towards calorie dense but nutritionally poor options. Sedentary behaviors fueled by excessive screen time, reduced outdoor play and increase furthermore social economic disparities के नाम पर। तो इसने 5 डिफरेंट रीजंस बताए हैं कॉजेस
कि ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो मोटापा छोटे बच्चों में बढ़ रहा है। अब इसके वो बता रहा है कि साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। द consequences of childhood obesity are multifaceted and far-reaching. In short term, overweight children often face social and psychological challenges including low self-esteem, bullying. Moreover, childhood obesity sets the stage for lifelong health problems, or higher risk of developing chronic conditions such as type 2 diabetes, cardiovascular diseases। तो ये इसने एग्जांपल भी यहाँ पे दे दी कि इसकी वजह से क्या, फॉर एग्जांपल कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इज सब्सटेंशियल, और इसकी वजह से ये है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। Related illness places a strain in our own resources. In conclusion, the rising prevalence of childhood obesity can be attributed to a complex interplay of factors, including dietary changes, sedentary lifestyles, and socio-economic disparities। अच्छा, यही बात उसने अपने ऐसे भी डिस्कस की थी, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर, लाइफस्टाइल और ये, तो उसने इन्हीं पे एक दोबारा री एम्फेसाइज किया। The extended beyond physical health, impacting well-being, straining healthcare, addressing this issue, and a comprehensive approach involving education policy that promotes it। ठीक है, एंड उसने बताया कि इस इशू को अगर हमने ठीक करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी एजुकेशन पॉलिसी और हेल्थ केयर लाइफस्टाइल में ना अर्ली से ही हमने इसको ख्याल रखना पड़ेगा। सो तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमने सारे ऐसे टाइप्स देख ली। तो मैं यहाँ पे ना एक जो सर नजमी ने जो लिख के शेयर किया हुआ था, इसको यहाँ पे मैं रिव्यू करना चाह रहा था। तो सर जी नजमी, सर। आपने जो है ना वो फॉलो किया है, लेकिन इसमें देखें आपने कंक्लूजन जो है ना थोड़ा सा छोटा लिखा है, और आपने ना जो आपका स्टार्ट शेयर सर शेयर नहीं हो रहा आपका स्क्रीन, स्क्रीन, आप शेयर कर रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर आप करता हूँ। नहीं, मेरा ऐसे नहीं शो हो रहा। नहीं, वो मैंने सिर्फ पहले पीडीएफ शेयर किया हुआ था, सॉरी माय बैड। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं इसमें बता रहा था कि ना आपने इंट्रोडक्शन में ना देखें, जी आपने बताया कि इन बहुत प्रोफेशनल, सॉरी जो स्टेटमेंट है वो जी जी। हमारे पास है ये, एक सेकंड, एंड इट इज, एक सेकंड मैं स्क्रीन भी बड़ी कर देता हूँ, मुझे ही नजर नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या थोड़ी सी नजर आ बड़ी रहा कर होगा। दें जी। बस ठीक है सर, ठीक। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू टेक रिस्क बोथ इन देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड देयर पर्सनल लाइफ। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट है, तो इन बोथ, अच्छा आपने इसको रीफ्रेस इस तरीके से, इन बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ से सिग्निफिकेंट रिस्क का सिग्निफिकेंट पीपल। ठीक है, आपने इसको ऐसे रीफ्रेस कर दिया, आई थिंक, ठीक है, इन माय ओपिनियन या आई थिंक, आप इसको ऐसे करिए। ठीक, तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे लिखना है ना, क्या कहते हैं इसको, जी सर। अच्छा, इसमें मुझे यही था कि जब इस तरह बोलें वो, डू यू थिंक दैट एडवांटेजेस आउटवेट्स डिसएडवांटेज, तो ये वही है एडवांटेजेस सर या ये ओपिनियन एडवांटेज, है? नहीं नहीं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे है, और ये अच्छा मोस्टली स्टेटमेंट इसी तरीके से एंड पे होगी। डू यू थिंक व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट, व्हाट डू यू थिंक द कॉजेज एंड इफेक्ट, तो इसी तरीके से ना वो एंड पे क्वेश्चन ही पूछता है। स्टेटमेंट मोस्टली ऐसे ही होती हैं। तो आपने लिखा है, आई थिंक देयर आर ठीक है बोथ एडवांटेज बट जी। एडवांटेज कैन नॉट बी आउटवेड। अच्छा, अब आपने ना इस लाइन में एक ये गलती की है कि आपने बताया नहीं कि कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप अपने ऐसे में जिक्र करेंगे। तो अगर अच्छा। आप उसका थोड़ा सा हिंट दे देते ना, एक लाइन और ऐड कर देते, ठीक है, आई थिंक देयर आर बोथ सर एडवांटेजेस जब मैं एंड ये लिख एंड रहा था। डिसएडवांटेजेस, ये लाइन आप यहाँ पे खत्म करें, और उसके बाद आप जो है ना यहाँ से इस यहाँ पे डॉट के बाद एक और लाइन ऐड करें, उसमें बताएं कि ये दो एडवांटेजेस हैं और ये दो डिसएडवांटेजेस हैं, और फिर अपने बॉडी पैराग्राफ में ना आप दो एडवांटेजेस बताएं, उनको एक्सप्लेन करें, उसी से रेलेवेंट एग्जांपल दें। डिसएडवांटेजेस दो बताएं जो आपने शुरू में एक्सप्लेन किए, उसी की एग्जांपल दें। तो और सर वो जब मैं ये लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ना आए नहीं इस तरह एडवांटेजेस, तो मैं क्योंकि अपने आप को एग्जाम कंडीशन के अंदर ही सपोज कर रहा होता हूँ, तो अब एग्जाम कंडीशन में बैठे हुए खुदा ना ख्वास्ता आपके जहन में नहीं आ रहा कुछ, तो फिर क्या करें? नहीं सर, वो आ जाएगा उस टाइम पे ना वो, क्योंकि अभी तो आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिस में इंसान जो होता है ना वो कहता है चलो कोई नहीं, अभी वैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या वो, मतलब हमारा माइंड हमेशा जो है ना वो आसानी ढूंढ रहा होता है, तो इससे आप कोई नहीं। जी तो जी ओवरऑल जी। अच्छी टाइम है, तो बाकी ये बॉडी पैराग्राफ्स की लेंथ मुझे बिल्कुल ठीक लगी है, और इसमें ना आपने एक चीज थी, मैं क्या देख रहा था कि आपने ना रिलेटेड टू रिपीटेशन टेकिंग रिस्क इज, तो सर इसमें ना वो कोहेजन और कोहेरेंस जो थी ना वो मुझे इतना नहीं मतलब नजर आई, क्योंकि हम्म वो हम्म। आपने एक बताया ही नहीं शुरू में कि आप किस चीज़ की बात करेंगे, और अच्छा अच्छा। थोड़ा सा ना आप इसको इम्प्रूव करने की ठीक है कोशिश करें, और ठीक। कंक्लूजन में भी ना आप एक आध लाइन जो है थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं।
अच्छा। ठीक है, आपने बात वही बात की है जो आपने रेपुटेशन की बात की थी, उसी को दोबारा इंस्टेट की है। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको बेहतर किया जा सकता है। बाकी मैं ठीक है। बाकियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप रिव्यू करते हैं तो वो इतनी वो ज़्यादा मिस्टेक्स ना निकाला करें। वो पता ही नहीं चलता है। मेन ओवरव्यू थोड़ा सा बता दिया करें, तो जो दूसरी मिस्टेक्स हैं वो मतलब जो भी अटेम्प्ट करता है वो खुद निकालने की कोशिश किया करे, क्योंकि अगर जब आपको आप खुद अपनी ना ये स्पेलिंग मिस्टेक्स और कॉमास और इस तरह की मिस्टेक आप खुद निकालेंगे तो आप बेहतर ठीक करेंगे। बाकी ये कि चले, हर किसी की अपनी वो होती है चॉइस, जैसे भी आप रिव्यू करना चाहें अच्छी बात है, आप रिव्यू करते हैं। थैंक यू। तो बस यहाँ पे मैं एंड करूँगा, और अब हमने क्योंकि राइटिंग टास्क 2 के सारे देख लिए हैं, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सबने आप लोग शेयर करें जी जी, आप लोग जरूर शेयर करें शेयर अपनी किया करें, राइटिंग। रोजाना लिखें और शेयर करें। कल भी हम ये फिर कल की क्लास में भी हम जो है वो लाइव सर नजमी जो है वो पूरा हमें राइटिंग टास्क को लिख के दिखाएंगे, या कोई और अगर ठीक वॉलंटियर है। करना चाहे तो वो भी लिख सकता है, हम साथ जो है हेल्प आउट कर देंगे। और मंडे से जो ठीक। है इंशाल्लाह हम जो है राइटिंग टास्क 1 की तरफ जाएंगे। नाउ आई ठीक। वुड लाइक टू इनवाइट मैम मलाइका, मैं कि मलाइका। दैट वो अपनी थोड़ा सा ना हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर दें। आपके कोई आज क्वेश्चन ज्वाइन है तो नहीं, मैं सर मैं अनाउंसमेंट वैसे करूं, कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ आज, बड़े पार्टिसिपेंट बहुत कम है। ये सर आप अनाउंसमेंट भी कर दें। जी, चैनल को टैग कर लूं मैं? जी जी, चैनल को टैग करके आप अनाउंसमेंट कर दें। ठीक है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो राइटिंग टास्क 2 से अस्सलाम वालेकुम रेलिवेंट। एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू सर बैक। नहीं मैम, मैं यही कह रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ आप मैम से पूछ लें, और वैसे राइटिंग टास्क 2 से कोई क्वेश्चन है तो वैसे भी पूछ लें। मैं राइटिंग टास्क को ही लेके चलूंगी बिकॉज आप लोग इसी को ही डिस्कस कर रहे थे। आई हैव सिक्योर्ड 7.5 इन राइटिंग। तो वाओ, अमेजिंग। इसलिए मैं फिर, क्योंकि आप लोग इसी की बात कर रहे हो, तो मैं भी फिर इसी को ही लेके चलती हूँ। इवन दो आई थिंक आप लोगों को बेसिक मेन चीजें तो पता ही होंगी अबाउट अदर मॉड्यूल्स एज वेल, लेकिन राइटिंग टास्क के अंदर जिस तरह की अभी मैं सर नजमी का चेक कर रही थी, अगर आप दोबारा से शेयर कर दें उबैद, तो सर उबैद, तो मैं उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दूंगी बाकी सबके लिए भी। अच्छा, अगर आप उनकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखो ना, तो जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहे होते हो ना, तो देयर आर सम सेंटेंसेस जो कि आप जब आपको पता होता है कि ये ऐसे टाइप है, आप उस ऐसे टाइप के अंदर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लग रहा है ना, समटाइम्स ये होता है, जिस तरह कि मुझे जो टास्क आया था ना वो थोड़ा सा अजीब सा था। मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि आप वुमेन के रोल को जस्टिफाई करो इन पुलिस फोर्स एंड मिलिट्री, लाइक आर्मी के अंदर। और जो कि उस वक्त मैंने इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मुझे इस टॉपिक के बारे में इतना चीजों का आइडिया नहीं था उस दिन। लेकिन ये होता है, जब आप सोच रहे होते हो ना चीजों के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट थिंग ये होती है कि जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचते हो ना, ऑब्वियसली आपको ना उसके बेनिफिट्स भी जहन में आ रहे होते हैं, और आपके पास उसके डिसएडवांटेजेस भी जहन में आ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास दो तीन उसके एडवांटेजेस में भी आ जाते हैं, और दो तीन ही आपके पास जो है वो डिसएडवांटेजेस आपको याद आ जाते हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको जस्टिफाई करूं या मैं इसके अगेंस्ट जाऊं। ठीक है, तो इस केस के अंदर ना आप ये कर सकते हो कि आपने ना, क्योंकि आप हर पॉइंट को ना, अब जिस तरह कि इन्होंने ना बहुत सारी रीजंस लिखी हुई थी ऐसे के अंदर, डिफरेंट रीजंस जो है ना वो ऐड कर दी। इसके अंदर ये होता है कि ना, जब आप किसी भी रीजन को ऐड करते हो ना, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है और एग्जाम्पल भी देनी पड़ती है हर एक एग्जाम, मतलब अगर आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपकी टास्क अचीवमेंट के ना मार्क्स लूज होते हैं अगर आप कोई भी ऐसा पॉइंट लिख दो जिसकी आप एक्सप्लेनेशन ना दो। तो आप, जो मेन चीज होती है ना, जो मैंने फॉलो की थी बेसिकली, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो चीज मैंने फॉलो की थी वो ये थी कि आपके पास अगर तीन चार एडवांटेजेस आते हैं, तीन चार डिसएडवांटेजेस जहन में आते हैं, तो आप पहला वो एडवांटेज पिक करो जिसके आपके पास रीजनिंग अच्छी खासी हो। ठीक है, जिसको आप जस्टिफाई कर सको और जिसके ऊपर आप रीजनिंग अच्छी दे सको कि यार मैंने ये क्यों चूज किया, और ये इसकी एडवांटेज और इसकी वेटेज क्यों ज्यादा है। ठीक है, और फिर आपके पास उसकी एग्जाम्पल भी लाजमी हो, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक एडवांटेज दोगे ना, और जब भी एक पॉइंट या आइडिया को सपोर्ट करोगे, अगर आप उसकी एग्जाम्पल नहीं दोगे और वैलिड एग्जाम्पल नहीं दोगे, जो कि आपकी, अगर आपकी एग्जाम्पल भी वेग होगी ना, तो वो भी आपकी टास्क अचीवमेंट के मार्क्स लूज करेगा, क्योंकि आपकी एग्जाम्पल ही आपके पॉइंट को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है,
तो आपने कोशिश करनी है कि अपने 4-5 जो भी आइडियाज आपको आते हैं उनमें से आप वो वाला आइडिया पिक करो जो कि मतलब वेटेज में अच्छा हो और उसकी मतलब वैलिडिटी अच्छी हो। ठीक है। और समटाइम्स जैसा कि मैंने ना अपने पास कुछ लिस्ट बनाई हुई थी कि यार अगर मेरे पास ये वाला ऐसे आएगा तो मैं अपना इस तरह से स्टार्ट करूंगी। जिस तरह कि मैंने अभी सर नजमी के साथ शेयर भी किया कि अगर आपको समझ नहीं आ रही है ना, अगर आपको लगता है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो आप इस तरह का पॉइंट मतलब देर इज 20% चांस कि आपको इस तरह का ऐसे टाइप है, 20% चांस आपको मतलब आपको पता है कि आपको इन्हीं सिलेक्टेड ऐसे टाइप्स में से किसी एक पे आना है। राइट। तो आप कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स आप याद कर सेंटेंसेस याद कर सकते हो या अपने जहन में बिठा सकते हो कि यार अगर ये वाला ऐसे टाइप आया तो मैं ये वाला मतलब ये वाला इस तरह से जस्टिफिकेशन दे सकती हूँ। जिस तरह कि अब मैंने जो शेयर किया था उस पे आप देख सकते हो कि कितना मतलब वो एक अगर आप उसको पहली लाइन में लिख दोगे ना तो उसकी कितनी ज्यादा वैलिडिटी है कि जो पढ़ने वाला वो भी क्या होगा कि यार ठीक है मतलब इसने ऐसा क्यों कहा है। और उसके लिखने का भी तरीका जैसा कि मैंने जो निसर नजमी का देखा है, आई डो नॉट वांट टू मतलब मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रही लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है। राइट। अब यस देयर यस इज अ मैम। डिफरेंस मैम बिटवीन दिल सिक्योरिंग दिल दिल 6.5 खोल एंड के 7। कीड़े निकालने हैं सर नजमी, माइंड नहीं करते। नहीं नहीं, मैंने माइंड क्यों करना है? मैंने शेयर मैं ही चाहती इसीलिए हूँ कि किया था। आप सभी क्योंकि देखिए मेरे सिंग नहीं निकले हुए, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मैंने जी सिर्फ कुछ चीजें फॉलो की थी जो कि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि इट्स इजी टू लाइक अडॉप्ट दैट, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब कुछ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस मैंने अलहदा कर लिया कि यार ये वाला ऐसे टाइप है, मैंने ये वाले सेंटेंसेस यूज करने हैं शुरू के अंदर क्योंकि अगर मैंने किसी आइडिया को सपोर्ट करना है मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल्दो आई वुड अग्री विद दिस टू एन एक्सटेंट बट आई वुड आर्ग्यू दैट कि ये वाला इशू ऐसे है। ठीक है। मतलब आई वुड आर्ग्यू दैट कि ये वाली चीज आपने जो बात की है कि ये चीज बेनिफिट करती है, मैं उसको आर्ग्यू करती हूँ। ठीक है। इसी तरह ही आप अगर आप कंफ्यूज हो आप ये कह सकते हो कि यार आई थिंक दैट बोथ ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स आर वैलिड बट द बेनिफिट्स आउटवे द डिसएडवांटेजेस। अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस इसके ज्यादा है, फाइन। ये मैंने मतलब मैं ना ये जहन में बिठा के गई हुई थी अगर मुझे ये वाला ऐसे आएगा तो मैंने अगर तो मैंने इसके साथ एग्री करना है तो मैं ये लिख के आऊंगी। मतलब थोड़े से ना आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, खाली ये नहीं लिख देना आपने खाली आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, आई बिलीव दिस, आई मतलब ये बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड यू वॉन्ट बी द सिंगल पर्सन की जो इस लाइन को यूज कर रहा होगा। आपने अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा यूनिक साबित करना है क्योंकि उन्होंने आपके टाइम पे 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। मतलब आपका पेपर जब चेक कर रहे होंगे ना, उनके पास बड़े बच्चे होंगे, उन्होंने ये नहीं चेक करना कि आपकी एक एक गलती वो मतलब इतने वो नहीं देखते कि आप इतनी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स। इवन दो आई वुड रिकमेंड यू कि आप मिस्टेक्स नहीं करो क्योंकि उनकी नजरों में आ गई तो मार्क्स तो वैसे ही लूज होते हैं। बट अगेन आपको अपना स्टार्ट और एंडिंग और बीच का जो पार्ट जो एग्जाम्पल्स वाला पार्ट होता है ना वो बहुत अच्छा रखना है। और पहला वाला तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जब वो उसको शुरू से रीड करना आपने उसको इतना पिक्चर परफेक्ट बनाना है ना कि वो बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगे। तो मैंने जो सर नजमी आपको शेयर किया ना, अगर आपको यही बात करनी है ना कि आपको डिसएडवांटेजेस उसके ज्यादा सही मतलब जी इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा लग रहे हैं ना तो आप यू कैन यूज दैट सेंटेंस इन टर्म्स ओके। ऑफ एनी ऐसे जो कि आपको आता है। रट्टा मार के नहीं जाना। ऑफ कोर्स आप इसको आगे पीछे कर सकते हो बट आपको मेन आइडिया समझ आ रहा है और आपको समझ भी आ रहा है कि स्ट्रक्चर कितना उसका स्ट्रॉन्ग है जो मैंने लाइन लिखी है और आपकी लाइन के अंदर। राइट। जी मैम, जी जी बिल्कुल, काफी फर्क है। ठीक है। और जब आप किसी भी चीज अच्छा अब इसको साइड पे लगाते हैं। अब मैंने कंक्लूजन की बात करती हूँ क्योंकि कंक्लूजन उन्होंने बात की कि छोटा है, मुझे कंक्लूजन दिखाएगा, मैंने पढ़ा नहीं था। नहीं मैम छोटा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये ऊपर ही अच्छा। है, टू कंक्लूड से लेके ये 3 लाइन का। अच्छा ये बहुत ज्यादा वेग है, छोटे की हम्म। बात नहीं होती है। जो मतलब आपका अगर चाहे मेरा कंक्लूजन भी 3 लाइंस का था बाय द वे क्योंकि मुझे ना टाइम शॉर्टेज हो गया था और मुझे ना मतलब मुझे कुछ ऐसा लिखना था उन 3 लाइंस के अंदर कि बस वो मतलब कि वो चीज उस चीज को ना मतलब जस्टिफाई कर दे जो मैंने इतना पूरा ऐसे लिखा है। अच्छा ऐसे के अंदर आप ऑल्दो जब आप कंक्लूजन लिखते होते हो आप ये चीज जरूर जाहिर करते हो कि आपके डिसएडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस बट ओहो ये किसने डिलीट किया। नहीं, डिलीट नहीं हुआ। आप टू कंक्लूड यही है, कंक्लूजन अपनी जगह अच्छा पर वो ही। ऊपर लिखा है, सॉरी मैं नीचे जी वाला देख रही थी। नहीं नहीं। ओके। सर नजवी छुपाने की जरूर कोशिश ना करें, सब कुछ पता चल गया है। अरे ओके इट्स फाइन। वो मैम का था, वो मैम का अपना मैंने, ताकि कंफ्यूज ना हो मैम। मैम फाइन जो है ओके ना हाँ मैं अपने नीचे वाला ही अपनी देख रही राइटिंग थी। अपनी राइटिंग को कर रही थी रिव्यू। मैं नीचे वाला ही देख रही थी, मैं ठीक है कही थी ये आप, किस। नहीं नहीं नहीं, फाइन। इसीलिए मैंने वो नीचे कर Taking दी। a risk in personal and gain reputation. Always the case can never be major personal. अच्छा अब जो आपने कंट्री लिखा है आपने क्या इन्वेस्टमेंट की बात की है ऊपर। एक मिनट।
अजी जी, मैंने सेकंड पैराग्राफ में जो जो ये है ना पर्सनल लाइफ्स में, इसमें मैंने वो क्रिप्टो करेंसी वगैरह की बात की थी। इसमें आपने ये एग्जांपल दिए? ये मैंने सर ने हाईलाइट किया है अभी, ये एक्स्ट्रा मनी थ्रू एग्जैक्टली exactly. इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब बेसिकली ना जब भी आप कोई भी पॉइंट न्यू, एक तो ऐसे के अंदर ना कभी भी एंड पे आके न्यू न्यू आइडिया हाईलाइट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो ना, तो जी जी आपने ना जो बात आपने पहले दो पैराग्राफ्स के अंदर जस्टिफाई कर दी है ना अपने एग्जांपल देके, जो भी डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस, आपने उसको जी। एक दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करना है, ठीक है? हम्म। मतलब कि आपने उसको, लाइक सॉरी फॉर माय वर्ड, बट उसके अंदर कोई ये है बात कि नहीं, आपने, हिंदी आती है लोगों को, कोई बात नहीं। ओके, उसके अंदर आपने कुछ ऐसा आइडिया, मैंने बहुत सारे ना लोगों को देखा है जो कि ना कंक्लूजन लिख रहे होते हैं और उसके अंदर जो है ना वो अपना न्यू, मतलब उन्हें एक न्यू आइडिया लिखते लिखते याद आता है और वो कहते हैं चलो ठीक है, कंक्लूजन के अंदर जो है ना मेरा आइडिया तो मैच कर रहा है ना, वो कंक्लूजन के अंदर उसके आइडिया को अपने डाल के और अपना उसको जस्टिफाई कर देते हैं, जो कि सबसे जी रोंग जी। होता है। ओके सबसे मैं ज्यादा रॉन्ग आइडिया है। वही आपने कंक्लूजन में वही लिखना है और सेम टू सेम वो नहीं लिख मैं देना जिस तरह के पहले लिखा हुआ था ना, जो मैं अभी हाईलाइट जी करने मैं लगी थी कि जी कंक्लूजन के अंदर भी आपने डिसएडवांटेज वही लाइन लिख दी है, फार आउटवे वाली। तो हाँ, आपने लिखनी जरूर है लेकिन दूसरे लफ्जों के अंदर, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपकी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो रही हो, ठीक है? अच्छा मैम। आपने मैम यही ये जो आइडिया को, जी ये जी, जो लिखा हुआ है कि आप मतलब ये जो लास्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया है, तो मेरा सेकंड पैराग्राफ वैसे इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट ये वर्ड यूज हुए हुए हैं। तो क्या ये क्या मैंने अलग बात कर दी है? क्योंकि मुझे ऐसे फील नहीं हो रहा। वैसे आप मुझे बता दें फिर। क्योंकि मैंने ना सेकंड पैराग्राफ पढ़ा नहीं था, मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि आपने इसकी बात की है। अच्छा अच्छा। मैं सिर्फ ना ये पॉइंट हाईलाइट करना चाह रही हूँ सब बच्चों को कि इस ठीक तरह है। से ना करें क्योंकि ऐसा होता है। दूसरा ट्राई, क्योंकि अभी आप लोग ना हम लोग चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट? तो सो फार अभी हमें इतना तो आइडिया हो चुका है कि चैट जीपीटी किस तरह से अपने आइडियाज को मतलब शेयर कर रहा होता है, राइट? वो एक स्ट्रक्चर बना के शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास टास्क वन आ जाता है ना, तो मैंने जो था ना टास्क वन ऐसे देखा था कि मैंने ना उसको बोला था कि दिस चार्ट शोज द ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब इट्स सो सिंपल कि सारे बच्चे जो थे ना, मैंने जितने भी मॉडल पेपर देखे, सारा कुछ देखे ना, सब में वो सारे के सारे यही कहें, दिस चार्ट इलस्ट्रेट्स द डाटा फॉर दिस एंड डाटा फॉर दिस। मैंने कहा मतलब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड majority of people? If majority of people is securing 6.5 bands या 6 bands, then what makes you different from them, right? तो आपने चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चूज करनी है इन द स्टार्ट एज वेल, और बीच के अंदर भी, कि आप कोशिश करो कि जब आप किसी भी वर्ड को यूज कर रहे हो ना, तो आपको जितना कॉम्प्लेक्स वर्ड, मतलब ऑब्वियसली आपको वो वर्ड पता होना चाहिए, बट ट्राई टू यूज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, नॉट जेनेरिक। बहुत ज्यादा जनरल वर्ड्स नहीं यूज करने हैं कि वर्ल्ड वाइड ऐसे चल रहा है, नहीं। अगर आपको एग्जांपल दे दो ना, जस्ट ट्राई टू बी स्पेसिफिक, या नॉर्थ अमेरिका में ये चीज ऐसे देखी जा रही है, एंड अगर वर्ल्ड वाइड भी देखी जा रही है तो किन किन रीजन्स के अंदर, आप क्यों वर्ल्ड वाइड को जस्टिफाई करो कि किन किन रीजन्स के अंदर ये वाली प्रॉब्लम देखी जाती है। ज्यादा जेनेरिक नहीं होना है, इट विल मेक यू लूज योर मार्क्स। जितना जेनेरिक हो गया, आपकी टास्क अचीवमेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब जितने भी क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स है ना, आप ऊपर आइएगा क्वेश्चन के ऊपर, मैं आपको क्वेश्चन देखना चाहती हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या था। आपने हर एक पार्ट को अपने क्वेश्चन के आंसर के अंदर जस्टिफाई करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू टेक रिस्क, राइट? आपने अपने पहले पैराग्राफ के अंदर जब बात शुरू करेंगे, आपने इस चीज के बारे में बताना है, ठीक है? बोथ इन देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। फिर आप इनको अलग अलग भी बता सकते हो कि व्हाई इन प्रोफेशनल लाइफ एंड व्हाई इन पर्सनल लाइफ, ठीक है? डू यू थिंक दैट एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रिस्क आउटवे द, अब आप बात करोगे कि एडवांटेजेस इसके आउटवे करें डिसएडवांटेजेस को कि नहीं। अगर आप डायरेक्ट ही शुरू हो जाओगे ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर, तो वो एक चीज टास्क अचीवमेंट जो होती है ना, वो थोड़ी सी, अब कोई बच्चा जिसने पहले वाला पॉइंट भी डील किया होगा, ठीक है, और एक बच्चा जिसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस खाली डील किए होंगे, उसके मार्क्स में ऊपर नीचे जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है? जब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था ना, वुमेन को आपने जस्टिफाई करना है इसके रोल को, तो मैंने उसकी जो पहले उसने बात की थी ना कि खाली वुमेन के रोल को, मैंने पहले उसके वुमेन के रोल को बताया कि वुमेन का रोल है क्या। फिर मैंने उसकी इनइक्वालिटी की बात की, मतलब मैंने उसके पहले वाली लाइन को इतना जस्टिफाई किया, और फिर एंड पे आके जब उसने मुझे बोला ना कि आप अपना ओपिनियन दो और उसको, अगर आपको लगता है तो आप उसको जस्टिफाई करो, तो फिर मैंने उस पर बात की। आखिरी पैराग्राफ के अंदर, दो पैराग्राफ के अंदर मैंने तकरीबन 4-5 पैराग्राफ लिखे थे। बट अगेन, आपने अपना जो है ना वो उसको जस्टिफाई करना होता है, और
प्लीज मेक श्योर कि आपकी राइटिंग की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोग इसको टाइमली कंक्लूड कर लें, बिकॉज पेपर जो है ना, इवन तो आपको 1 घंटा मिलता है और पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट होता है, जस्ट इन केस इफ नोबडी नोज, इफ एनीबडी लाइक वी वांटेड टू नो कि वो ऑटोमेटिकली सबमिट होता है। और 3 मिनट पहले ना एक मेरी ना 3-4 फ्रेंड्स थी, उनका ना 3 मिनट पहले ही सबमिट हो गया था। तो इस चीज का बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। लगता है मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई लेट मी ड्रिंक वाटर। सर रिजवी, आपसे सर मेरा एक मैं सवाल है। यस मैम। जी 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 जी। सर मैं जस्ट अभी क्लास से पहले स्टार्ट किया था एक टॉपिक देख के, उस पे राइटिंग तो है तो बड़ा सिंपल ही, लेकिन चलो अभी फर्स्ट टाइम ही ऐसे राइट कर रही हूँ, तो वो मैं कहाँ पे शेयर करूँ? जस्ट रिव्यू भी हो जाएगा थोड़ा, चलो मैम वो फोर ना थ्री आप फोर आप फाइव ब्रांड जितना हो गई, यानी रिव्यू भी मिल जाएगा कि चलो इसमें ये चीजें हो सकती है। अगर जस्ट आपने विद इन 15 to 20 मिनट्स में भी करना है और आपको बिल्कुल ठीक है मैम, ठीक कॉन्सेप्ट्स है भी मैम, है, आप गूगल डॉक्स पे चैट भी उसको, कर दूँ? नहीं मैम, गूगल डॉक्स पे अपलोड अ, करें और उसको ना शेयर कर दें हमें एज ए रिव्यूअर। मैम आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से ये होता है। ये शेयर सही करेंगे से। ना आप, ये इस पे शेयर करेंगे आप और यहाँ पे ना ये तो वैसे अ, संलग्न का डॉक्यूमेंट है। हाँ, इसमें आप जो है ना इसको एडिटर के सर वो बजाय आप इसका इसमें कमेंट्री बना के ना, मुझे कमेंट्री बना के ये कॉपी लिंक करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? ऐसा ये लिंक वहाँ हुआ वो मैं देखती हूँ, ठीक है। उस पे मैम देख। आप ना गूगल ड्राइव पर जाएंगी और वहाँ पे आपके ड्राइव पर राइट क्लिक करके और साथ में आप लोग के पास आएगा ऑप्शंस गूगल डॉक का। मैम ये तो गूगल डॉक्स, डॉक, हाँ गूगल ऐसे ये आप वाला डॉक्स इस तरह खोलें, भी कर सकती हैं मैम। हाँ यहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें। न्यू डॉक्यूमेंट कर देंगे, हाँ ठीक है, सही ठीक से हो इस गया। पे कर दीजिए। ठीक, ठीक है सर, मैं चेक करती हूँ, ट्राई करती हूँ ठीक है कि यार, अगर मैं इसको आप फिर जी है तो जस्ट सिंपल, लेकिन ओके। चलो वो ये सेव कर रिव्यू हो दिया। जाएगी साथ, तो यहाँ से कुछ आप आइडिया मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट करके एनीवन विद द लिंक करके जी आपने इसको व्यू करके कमेंट्री करके डन कर देना। डन करके यहाँ से कॉपी लिंक कर देना पहले और चैट में जाके पेस्ट कर देना। जी। अच्छा, बिफोर जी मैम सर मलाइका आपका आप कंटिन्यू क्वेश्चन करें, था। मैं सर सर नजमी से आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन। जी जी, आपसे मेरा सर क्वेश्चन, आपने इससे लिखने से पहले आउटलाइन लिखी थी आपने? जी जी मैंने किया था, मैंने की थी आउटलाइन। नहीं ये वाला ना मैंने परसों किया था, कल मैंने की है राइटिंग, वो मैं शेयर यस करूंगा, सर, उसमें मैंने आउटलाइन यस की सर, थी। आउटलाइन, अब आउटलाइन बना लीजिए करें, उससे बड़ी फायदा होता है कि आप जो है ना वो जी आप भटकते नहीं हैं, आपको पता होता है मैंने क्या बातें मैं करनी वो है। और आउटलाइन वाला टास्क 2 जो है ना वो शेयर करता हूँ आज। ठीक है। सही है। इसमें टाइम कितना होता है हम लोगों के पास, जो पार्ट मैम मतलब टोटल हुए मैम या पार्ट जो? टू मैम पार्ट 2 के लिए 40 मैम ये मिनट्स लिखा होते हुआ हैं है और 40 मिनट्स ऑन दिस जी टास्क। वो लिखा होता है। अच्छा, और सही पार्ट सही। 1 के लिए 20 मिनट। मैम मैम आप ये ध्यान रखना कि अभी मैम मलाइका ने आपको बताया कि 3 मिनट पहले उनकी फ्रेंड्स का जो है वो जी खत्म जी हो जी गया जी, था। मैं सुन रही तो थी साथ ही। आप ध्यान रखिएगा। और ये मुझे मेरा भी जो है ना 3 से 4 मिनट पहले मैं वैसे कर लेता होता हूँ। अच्छा, पता है क्या, मतलब मेरे आप पास ये चीज 3 से डिस्प्यूट कर सकते हैं ब्रिटिश काउंसिल सर के साथ मेरा कि तो अभी मेरा जो है बस ना। फर्स्ट ही, यानी कल आपने वो टास्क डिस्कस किया था तो मैं कहा अभी क्लास वर्क रह गया है, तो आज क्लास से पहले पहले बस ट्राई की है कि फर्स्ट ना अभी आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, इसमें भी मिस्टेक्स तो होंगी काफी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बस ये है कि रिव्यू भी मिल जाएगा अभी। और नहीं 40 ठीक है वो मिनट्स आप, से 20 ठीक में है, मैंने किया है, तो ठीक ठीक है है मैम, सर, ये भी अच्छे हो गए थे इसमें। ठीक और है। सर एक और चीज थी, मिस लाइका से पूछना था मुझे कि सर क्योंकि ना ये राइटिंग में जैसे नॉर्मली मैं यूज कर रही हूँ वो अमेरिकन इंग्लिश यूज करती हूँ, अब अमेरिकन और यूके में स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस है, मैम वो कोई तो इशू नहीं है आई थिंक। नहीं कुछ यानी वो इशू नहीं नहीं है करेगी? इसमें, मैम इसमें नहीं कुछ वो इशू ठीक ठीक, नहीं है, बस बस आपके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए। स्पेलिंग्स ठीक होने, अब स्पेलिंग्स यानी जैसे कलर का स्पेलिंग आप अगर यूके का लिखती हैं या अमेरिका का लिखती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम ये सही बहुत सही, एंड की क्योंकि चीज है, ऑर्गेनाइज है ये बहुत बाकी एंड वर्ड। की चीज है कि जब आपकी राइटिंग बहुत ही परफेक्ट हो जाए ना, उसके बाद ये आप ये चीज कर सकती हैं कि मैं एक ही इंग्लिश को फॉलो करूँ ना। नहीं तो नॉर्मली ये होता है कि लोग दोनों ही यूज कर रहे होते हैं, तो क्योंकि आप। जो यूके में है ना वो एस का यूज ज्यादा आता है, यस मैम, वो और उसमें जो काफी सारे डिफरेंसेस हैं। यूएस में है वो जी एस के रिप्लेस कर रहा है बहुत से वर्ड्स में, बहुत ज्यादा ही, तो जी बस मैम ये ये कि ये काफी यूज काफी करते बाद की बात है, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें बस। अभी आप मिक्स कर सकती हैं दोनों जी इंग्लिश। थैंक
चलिए मैं ये ट्राई करती हूँ इस देखिए पर। मैम समीना, जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल कि आपका ना क्वेश्चन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन या वगैरह इस तरह के वर्ड्स यूज हुए होते हैं, जब अगर क्वेश्चन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जी के साथ लिखा हुआ ना, देन यू हैव टू फॉलो दैट इन योर आंसर जी एज वेल। अगर जी क्वेश्चन जी। के अंदर इस तरह की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ना, फिर यू हैव योर ओन चॉइस दैट यू आर फॉलोइंग एस और जी, व्हाटएवर, डजंट मैटर। और एक और चीज की एडिशन भी मैंने करनी है इसमें मैम, रीडिंग के सेक्शन में आपके पास जब कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, उधर भी आपने स्पेलिंग का अगर कलर जो है वो ओ या मतलब यू के साथ नहीं लिखा हुआ स्पेलिंग है, वही वाली यूज करनी है। ऐसा ना हो आप कलर का स्पेलिंग जो है ना खुद से लिख लो, वो गलत हो जाएगा। जी सर, ये हाँ ये थैंक यू सर। हाँ जी। सर आप वो डिस्प्यूट का बता रहे थे कि मतलब ब्रिटिश काउंसिल का मतलब मैं हम ये बता रहा था कि पहले। ब्रिटिश काउंसिल की जो पॉलिसी है ना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो उस टाइम अगर किसी के साथ इस तरीके से कोई इशू हो जाए ना, आपको लगे कि नहीं ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आप फौरन जो है वो आपके पास आसपास वेन्यू स्टाफ होता है, उनको बताएं कि ये मेरा जो है अभी तो 3 मिनट रहते थे, ये कैसे खत्म हो गए। तो दे टेक केयर ऑफ इट, वो उसका ख्याल करते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर आई जरा सा भी जस्ट सेड इट कि आप ना मतलब जस्ट इन केस आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स पहले तो अपना पेपर कंप्लीट रखना ही है। ये नहीं है कि अगर 5 मिनट्स रह गए और आप अभी अपना कंफ्यूजन यस मतलब आप मैम सोच रहे हो ऐसा कि है। और डाल दूं, ऐसा नहीं करना। नहीं, लास्ट के 10 मिनट जब हमने स्टार्ट की थी राइटिंग टास्क टू, तो हमने ये कहा था कि आपने एंड पे 5 से 10 मिनट्स बचाने हैं अपने पास कि आप रिव्यू कर सकें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स जो हैं वो अनकॉन्शियसली कर देते हैं। तो जितना हम्म। आप रिव्यू करेंगे उतना अच्छा जो है ना आपका वो और टास्क। कोशिश क्या करें, क्योंकि ना 5 to 10 मिनट्स बचना हम लोग कह तो देते हैं, बट प्रैक्टिकली जो है ना समटाइम्स ये इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपको डिपेंड कर रहा होता है आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है। और आप समटाइम्स लोग पैनिक भी कर जाते हैं, उनका दिमाग कितना चल रहा है उस वक्त, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो जस्ट इन केस जब भी आप लिख रहे हो ना, तो साथ साथ अपने स्पेलिंग्स जो है वो चेक किया करो कि आप सही लिख रहे हो, विच इज मतलब आप खुद भी ध्यान रखा करो। समटाइम्स आप गलती से कुछ छोड़ दो, वो आप बाद में जब रिव्यू कर रहे हो तो आप उसको ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मोस्टली जो मिस्टेक्स होती है ना, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की होती हैं, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मोस्टली हो रही होती हैं, जो हम लिखते हुए तो नोट नहीं करते, लेकिन जब हम बाद में रिव्यू कर रहे होते हैं फिर हमें वो मिस्टेक्स पता लगती हैं। लेकिन जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, मैंने तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ही करेक्ट करती गई थी और साथ साथ लिखती गई थी, क्योंकि एट दी एंड मेरे पास 5 मिनट्स थे और मुझे था कि यार मैं इतने इतने पैराग्राफ जो है वो 5 मिनट में पता नहीं रीड हो, फिर मुझे ये भी डर था कि 3 मिनट पहले खत्म ना हो जाए। तो मैंने तो साथ साथ इसको करेक्ट भी किया था, और मैं साथ साथ उसको लिखती भी गई थी। तो दैट इज अनदर थिंग एज वेल। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसको पहले लिखना चाहोगे सारा कुछ, और फिर उसको आपके पास इनफ टाइम होगा एट द एंड, यू आर श्योर कि आप इतना इनफ इनफ टाइम बच जाएगा आपके पास, उससे आप उसको ठीक कर सको ईच एंड एवरी वर्ड, देन इट इज गुड टू गो। इट्स अ गुड अप्रोच एज वेल। अदर देन दैट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी टास्क टास्क मेरे ख्याल से मैंने टास्क 1 की भी नहीं बात की है, बट अगेन उसके अंदर भी मैंने जो था ना वो यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मुझे पता था कि आपको मतलब ऑप्शन लाइक ऑप्शन तो पता है ना कि आपको टास्क किस तरह के आ सकते हैं, बार आ सकता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट आ सकता है, या फिर तो मैम अपने हमने जो सेट्स है ऑफ राइटिंग डाटा। टास्क 1 जो है अभी डिस्कस नहीं किया, वो हम मंडे से शुरू करेंगे। हमने डायरेक्ट टास्क 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि राइटिंग टास्क 1 जो है वो 2 PM वाले सेशन में चल रहा था, तो हमने इसलिए सोचा कि हम राइटिंग टास्क 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। मैम आपको क्या आया था राइटिंग टास्क 1 में? मुझे ना 4 कंट्रीज आई थी और बार चार्ट ही था, 4 कंट्रीज थी, और उसके अंदर जो था ना वो ग्रुप डाटा था बाय द वे। तो मैंने उसको इवन दो हर एंगल से ही मतलब एक्सप्लेन कर दिया था। तो लेकिन ये था कि उसके अंदर जो था ना वो 4 कंट्रीज का एनर्जी प्रोडक्शन का था बाय विंड डाटा। और और सर और उबैद आपको पाई सेकंड, चार्ट आया था? नहीं सर, मेरा भी बार चार्ट था, उसमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, उनकी डिफरेंट महीनों में जो सेल्स होती हैं, समर विंटर ऑटम और अच्छा स्प्रिंग अच्छा में उनका। अच्छा। हाँ। बार सर ये चार्ट। एक्सिस, सॉरी सर ये एक्सिस में कमेंटर या एडिटर या व्यूअर कौन सी वाली दूं, ये इसकी जो फाइल आपको कमेंटर शेयर कर करनी देना, कमेंटर कर होगी। देना। यस मैम शफक, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर मेरा बस एक ही बात का प्रॉब्लम है, लाइक मेरी आइडिया जनरेशन बहुत ज्यादा बुरी है। मतलब मैं कोई चीज देखूँ ना तो मैं एकदम से मतलब मेरे माइंड में ना आइडियाज नहीं आते। तो मैं आपसे और मिस मलाइका से ये पूछना चाह रही थी कि ना मतलब ये चीज किस तरीके से ओवरकम की जाए। जैसे आज ना मैं अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ रही थी और मैं लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मेरे माइंड में ये आया कि अब क्या पता मतलब इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आए ही ना,
अब मतलब ये टॉपिक के ना मैं थोड़ी मतलब कंफ्यूजन में हूँ कि मतलब कौन से वो एक होता है ना कि मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कुछ, तो है ना मतलब इस बारे में पढ़ लूँ इस बारे में पढ़ लूँ, तो मतलब मुझे इसकी ना बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूँ इस तरीके से, क्योंकि मेरी आइडिया जनरेशन है ना नहीं है अच्छी, मैं एकदम से किसी चीज के बारे में ना नहीं मेरे माइंड में आइडियाज आ, तो मुझे इस वजह से ना राइटिंग टास्क थ्रू में ना मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैं किस तरीके से इस चीज को ओवरकम करूँ। ओके शफक, यू आर नॉट अलोन, इट्स ओके। एक्चुअली मैं ना, जब आप कोई भी पेपर देखते हो ना समथिंग लाइक दैट, आपको एकदम से तो आइडिया नहीं आता है। आप उसको दो हम्म। तीन दफा पढ़ते हो, फिर आपको 2-3 मिनट तक आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में आने लग जाती है, राइट? और फिर समटाइम्स आपको लिखते हुए भी आइडियाज याद आते हैं, बट आप ये कोशिश करना कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब ना हो। जब आप शुरू में जो आइडियाज सोचती है ना, उनमें से आपने उनका चेक करना कि कौन सा वाला आइडिया ऐसा है जो कि वैलिड है, ठीक है, और उसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ। और ये ना तभी होता है, जब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं शुरू शुरू में लिखती थी ना, लाइक महीना, मतलब महीना पहले की बात है, तो ना इस तरह से था कि जब भी मैं कोई टॉपिक, जैसा कि आप अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हो, सेम टू सेम मेरा भी यही होता था कि अब मैं इसमें क्या लिखूं, मतलब मुझे तो इतना इससे अच्छे से पता भी नहीं है ये टॉपिक का, ठीक है। एग्जैक्टली। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप मॉडल पेपर चेक करो। अब मुझे नहीं पता आप कौन सा वाला प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, बट जो ब्रिटिश काउंसिल के जेलाइट्स को प्रोवाइड करते हैं ना साथ में प्रीमियम, उसके अंदर मॉडल पेपर्स बहुत कमाल है, बैंड 9 वाले, बैंड 9, बैंड 8, उसमें डिफरेंट बैंड्स के ना उस हिसाब से आंसर्स होते हैं। और आपको ना, जब आप बैंड 6 पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि आपको डिफरेंस पता लग जाता है कि यार ये बैंड 6 का पेपर है और बैंड 9 का पेपर है। और जब आप वो देखते हो ना, तो आपको, जब आप अपना लिख रहे होते हो ना, तो आपको खुद समझ लग जाती है कि यार ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं बैंड 6 वाला लिख रहा हूँ कि मुझे बैंड 9 वाला लिखना है। मुझे उसने बहुत हेल्प किया था, पहले मैं बैंड 6 वाली बंदी थी। और मैं जब लिखती थी ना, तो मतलब इतना जनरल होता था, इतना जेनेरिक होता था कि मतलब ओबियसली इंग्लिश बहुत अच्छी होती थी, मिस्टेक्स कोई नहीं निकलती थी, जीपीटी को देती थी। थोड़ी बहुत तो जीपीटी निकालता ही है, ऐसा तो होता नहीं जीपीटी कुछ निकाले ना, लेकिन ये कि मोस्टली सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक है, वो ये भी कहेगा लेकिन वो ये कहता था कि आप बहुत ज्यादा जनरल बात करिए, हो स्पेसिफिक नहीं है, जेनेरिक है, यू कैन इम्प्रूव इन दिस वे दैट वे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब मैंने मॉडल पेपर्स पढ़े ना, तो फिर मुझे जीपीटी को देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब मैं लिख रही होती थी ना, तो मुझे खुद ही आइडिया हो जाता था, मैं लाइक इस तुम्हारे 6 से ऊपर तो आने नहीं है, इस तरह के लिखोगे तो। मतलब यही चीज ना कि अगर कोई टॉपिक आ रहा है सामने, तो हमने मतलब अगर मैं दो आइडियाज बता रही हूँ, तो मुझे उन दो पर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं वो दो आइडियाज बता रही हूँ और फिर किसी तीसरे पे एकदम से ना मैं जंप कर दूँ, मतलब अगर मुझे आपने स्पेसिफिक तीसरे रहना पे है। जम हाँ, आपने लाइक रिलेटिव रहना है, रिलेटेबल रहना है, हम्म। लाइक टू द क्वेश्चन। मतलब आप ये नहीं कर सकती हो, इवन तो आपके पास रीजन है, दैट इज फाइन, लेकिन आपने अपना टाइम लिमिटेशन भी तो देखना है ना, आपको लिखने का बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने उसको जस्टिफाई भी करना है उस पॉइंट को, अगर आप ऐड कर देते हो। मतलब आई नो कि हम सबके पास बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, और हम लोगों को ये होता है जब पेपर पे लिखते होते हैं ना, कि हमने ये भी बता देंगे ये भी बता देंगे, लेकिन वो मैट्रिक एफएससी तक होता था। ये वाला थोड़ा सा, ये वाला राइटिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ दैट, कि आपने अगर कोई चीज लिखनी है ना, तो आपको एक तो जस्टिफाई करनी है और आपको एग्जाम्पल भी देनी है। अगर आप वो नहीं दोगे तो आपके टास्क अचीवमेंट के मार्क्स लूज होंगे, ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। तो इस चीज का आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर्स पढ़ो, मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आई वाज लाइक यू, सेम टू सेम। तो मैंने मॉडल पेपर्स पढ़े हैं, और ऑनलाइन भी जैसा किसी ने कोई आर्टिकल लिख दिया, कुछ लिख दिया, इवन तो इतना टाइम नहीं होता, बहुत बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जितना ज्यादा आप करोगी ना, जितना ज्यादा आप जीपीटी से रिस्पॉन्स लो, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी टॉपिक के ऊपर समझ नहीं आ रहा, अर्बनाइजेशन है ना, आप वही सेम टू सेम क्वेश्चन जीपीटी को दो, और जीपीटी से कोई इसका आंसर निकाल के दे, अकॉर्डिंग टू द राइटिंग टास्क 2 फॉर आइल्स, ठीक है। वो आपको एक आंसर निकाल देगा, आप उसको रीड करो, ठीक है, उसमें से मेन पॉइंट्स पकड़ो कि यार ये वर्ड मैं यूज कर सकती हूँ, एंड देन ट्राई टू राइट योर सेल्फ। मतलब देख देख के नहीं लिखना, एक दफा पढ़ लेना है, उसमें से वर्ड्स याद रख लेना कि मैं ये वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, ये वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, फिर आप उसकी एक लिस्ट भी बना सकती हो अपने सेक्शन ऑफ वर्ड्स के अंदर, क्या ये वर्ड्स हैं, जस्ट इन केस अगर इस तरह कुछ ऐसे आता है तो मैं ये यूज कर सकती हूँ। क्योंकि एक वर्ड बहुत ज्यादा टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि जेनेरिक है, उन्होंने कोई हमसे एकेडमिक तो क्वेश्चन पूछना नहीं है, ठीक है। तो वो कई जगह पे यूज हो सकता है, तो आप उसको लिस्ट भी बना सकते हो, और आप जब भी आपके पास, जब आप इस तरह से चीजें फॉलो करोगे ना, तो आपकी खुद ही एक रिदम बन जाएगा लिखने का भी और आइडिया जनरेशन का भी, फिर आपको पता होगा आपने लिखना कैसे है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैम एक्चुअली मैं चैट जीपीटी यूज ही नहीं कर रही ना, तो इसके स्टार्ट से इनिशियल कौन सा हमें फिर डाउनलोड करना होगा, या क्योंकि आजकल इस बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन मुझे ये था कि जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है या कोई भी
है तो पहले खुद से ट्राई करूँ लर्निंग की, उसके बाद से यानी एक दफा मेरी बेस बन जाए उसके बाद मैं स्किल मतलब इसको करूँ। लेकिन अगर जैसे अभी आर्ट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल है तो इसकी क्या यानी हम लोग कौन सा वर्जन होगा या कौन सी यानी स्पेसिफिक होगा कि जो हम इंस्टॉल करें और उससे फिर हम लोग स्टार्ट करें? तो मैं ना, दिस इज जस्ट अ वेबसाइट। आप जीपीटी चैट जीपीटी लिखेंगी, आप मुझे स्लैक पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकती हैं, मैं आपको पर्सनली भी हेल्प लाइक इसको करवा सकती हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक वेबसाइट है, आपने उस पर जाके साइन अप करना है। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। आपका पूरा नाम क्या है? कोई समीना जान। सर नजमी, आप शेयर करेंगे चैट जीपीटी का लिंक यहाँ पर हाँ चैट में? जी, चैट जीपीटी का लिंक, अच्छा मैं कर देता हूँ। हाँ, उनको कर दें, हाँ, एक्चुअली में उनको आइडिया नहीं है ना, तो अच्छा उसका अच्छा। लिंक शेयर कर दें सॉरी, मैं आपने। वो a few minutes में, मैं 1-2 मिनट, थोड़ा सा वो इंटरनेट का इशू हो गया था। मैं अभी ठीक कर। है, ये सर आसिम ने शेयर कर दिया है मैम समीना, आप इसको अच्छा अच्छा। करके ना आप करेंगी। तो आप अपना साइन अप करेंगे, किसी भी गूगल अकाउंट से जी साइन अप कर जी लें, जी तो मैम। आपका जो है ना वो अकाउंट बन जाएगा। मतलब आपको इसे जी ऑनलाइन ही यूज करना है, यू डोंट हैव टू इंस्टॉल इट। जी। मोबाइल एप्लीकेशन होती है इंस्टॉल करने के हाँ लिए? हाँ, मैं जस्ट इन केस। कंफ्यूज हो रही अच्छा थी कि अच्छा, इसमें मैं ऐड वेबसाइट। करना चाहूँगा जी मैम सर। समीना, अगर आप वैसे चैट जीपीटी के साथ टॉक भी कर सकती हैं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। फॉर जी सर, स्पीकिंग मैं वही पर्पस। चाह रही थी क्योंकि ना इसका अब यूज काफी यानी हो तो गया है ट्रेंड में, और आईटी के जैसे हम लोग सब स्टूडेंट्स तो आईटी बेस्ड ही है, लेकिन मुझे ये था कि मैं थोड़ा मतलब बजाय इससे हेल्प लेने के पहले अपना ही देख लूं। लेकिन ये है कि अब आर्ट्स वगैरह के लिए अगर ज्यादा अच्छा बैंड लेना है तो मतलब ये अच्छा एक ट्यूटर भी है। तो ये सर, ये जो मैम ये जो लिंक दिया है यहाँ पे मैं साइन अप हो जाऊंगी और उसके बाद में मतलब आपका खुद ही अकाउंट बन जाएगा, वो आपको लिखेगा नीचे टाइप योर क्वेश्चन, वो नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, यू कैन टाइप इट देयर, योर वट एवर योर क्यूरी इज। आप यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि मुझे राइटिंग टास्क 2 के लिए इस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। या अगर आपने मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो तो साइड पे हेडसेट का ऑप्शन आ रहा होता है नीचे करके ना, हेडसेट पे क्लिक करके आप उससे डायरेक्टली मतलब यू कैन टॉक विद जीपीटी एंड यू कैन लाइक प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग मॉड्यूल देयर। मैंने भी वहीं से ही किया था। सो जस्ट इन केस जिसको भी लाइक हेल्प चाहिए हो ना, अब ओब्वियसली हर चीज के नुकसानात और फायदे होते हैं। तो अब आप जीपीटी को अच्छी चीज के लिए यूज करो, आप बहुत ज्यादा टोटली डिपेंडेंट नहीं हो जाओ। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जीपीटी आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है। यू डोंट हैव टू यस लाइक स्पेंड लाइक 2-3 hours टू फाइंड समथिंग कि आपको नहीं नहीं मैं खुद ही करूंगा। शुरू शुरू में मैं भी यही मैम करती थी, आई वॉज टू लेट ऑन यूजिंग। जी जी मैम ये श्योर। चैट जीपीटी के साथ आप कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपने इंटरेक्शन किया स्पीकिंग में, तो उस स्पीकिंग में उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा बताना नहीं पड़ता कि आप इतनी डिटेल ना दो मुझे और मेरे सिर्फ मिस्टेक्स निकालें थोड़ी बहुत, तो मतलब? आप उसको शुरू में बता देना, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने स्पीकिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, बट ये कि मैंने ना उसको इतना बोला था जब मैं स्टार्ट करती थी ना, मैं जीपीटी से यही कहती थी लाइक उसको सिमुलेट कर दो पार्ट सॉरी स्पीकिंग के लाइक टेस्ट को फॉर आइल्स मेरे लिए। लेकिन डू नॉट टेल मी कि मतलब मुझे सिर्फ मिस्टेक्स की ना मतलब हाईलाइट करनी है मिस्टेक्स को, मुझे ये नहीं बताना कि पूरा पूरा आंसर आप मुझे रिपीट करते जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी मिस्टेक्स चाहिए, वो भी एट द एंड ऑफ द टेस्ट। मुझे ओवरऑल सारी मिस्टेक्स चाहिए और मुझे अपना ओवरऑल लाइक एस्टिमेटेड बैंड स्कोर चाहिए। मैं सिर्फ उसको ये कहती थी, मैं कहती थी बीच में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना फजूल का, सिर्फ वही पूछना जो मतलब क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, बीच में और कुछ ओके नहीं हाँ बोलना। तो वो आप उसको ओके। बता मैम, दो, इट्स फाइन। मैम इस स्पीकिंग के लिए ना चैट जीपीटी के अंदर अगर हम एक्सप्लोर जीपीटी करते हैं ना, तो जी स्पेसिफिकली हमारी आइल्स स्पीकिंग के लिए भी ना है जीपीटी। तो मैंने वो कल ही वो मैंने देखा है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ना सिनेरियो बिल्कुल आइल्स वाला ही है उसमें। तो ओके मेरे ख्याल ग्रेट। से ये भी हेल्पफुल है। चले नाइस, ये भी सबको पता चल गया, आई डिडंट नो अबाउट दैट। लेकिन मेरा वाला भी बहुत अच्छा सेमुलेट कर देता होता था, लाइक मैं उसको जो कहती थी वो कर देता था। बट ये कि अगर उसके लिए स्पेसिफिक बना हुआ है दैट इज ग्रेट, लाइक आप उसको एक्सप्लोर करो सब। क्योंकि स्पीकिंग में आई थिंक सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक दूसरे को अगर मतलब क्वेश्चन कर भी रहे हैं और फिर उनसे पूछ भी रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और मोस्टली पीपल जो है ना वो फिर जीपीटी की तरफ मूव करते हैं जस्ट टू सेव देयर टाइम, अगर तो उनका टेस्ट ज्यादा नजदीक है। अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है ना, तो आप कोशिश करो कि अगर किसी ने टेस्ट दे दिया हुआ है और उसके पास टाइम है तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर लो। या फिर स्पीकिंग पार्टनर्स मिल रहे होते हैं डिफरेंट ना, आप यहाँ पे भी मुझे भी आई कोड गुरु के ऊपर जो था ना, 1-2 बच्चे थे जिन्होंने कहा था कि उनको मतलब स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, फिर क्योंकि मेरी वर्किंग रूटीन होती है मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी।
बट ये है कि आप उस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर तो अभी तक आपने उसको अपना मतलब पैसे वगैरह नहीं दिए और आपने मतलब उसको फाइनलाइज नहीं किया हुआ डेट। अम, ये जो शेयर किया जिन्होंने मैम ने के स्पीकिंग के जीपीटी हैं एक्सप्लोर जीपीटी में, उसमें अभी मेरे पास काफी आ रहे हैं, तो उसमें कौन सा मतलब स्पेसिफिक नेम? वो आइल्स के नाम से कह रही हैं मैम। शफक प्लीज बताइएगा। सर वो ना आइल्स स्पीकिंग लिखा हुआ है उस पे। हार्ड स्पीकिंग। वो ना हेडफोन टाइप का बना हुआ है, क्या कहूंगी मैं उसको, हेडफोन टाइप व्हाइट कलर की इमेज है, उस पर ना अच्छा हेडफोन ठीक है, बने। जी ठीक हो गया, हार्ड स्पीकिंग ठीक हो गया। इसके सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, ठीक हो गया। जी जी, और उसमें सिनेरियो बिल्कुल वही है, मतलब हमें उससे बताना नहीं पड़ता, वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डायरेक्ट इस तरीके से चल रहा होता है। ठीक हो गया, उसमें थैंक यू 9 सो नीचे मच। लिखा हुआ है, आर स्पीकिंग 9 नहीं ऐप मैम, के लोगो। नहीं मैम, ये आर्ट स्पीकिंग है बाय कम्युनिटी बिल्डर। आपने मोबाइल एप्लीकेशन में देख रही हैं? जी जी, मोबाइल में कम्युनिटी फीचर्स। ठीक है, बाय कम्युनिटी बिल्डर 50,000 प्लस इसके यूजर्स हैं। या पता नहीं, ये रेटिंग है, पता नहीं। ओके। मैं चेक करके क्लिक करती हूँ। Okay, we have 2 minutes, 2 to 3 minutes. If anyone have any question, query. अगर इसके अलावा भी आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू राइटिंग और कोई भी, तो यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन स्लैक, सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। Thank you so much, ma'am. हाँ तो मैम एक और चीज थी, अब एक दफा मुझे मतलब मैं स्लैक पे ही ना जैसे चेक किया, कोई आइल्स की क्लास थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया, वो रूम्स डिफरेंट बने हुए थे स्पीकिंग के। तो मुझे स्टार्ट से नहीं पता था कि ये अभी इन्होंने कौन सा मतलब करना तो स्पीकिंग ही था, लेकिन उसमें क्या होता है ना, क्योंकि उसके भी आगे फर्दर मॉड्यूल्स में स्पेसिफाई किया होता है। तो लेकिन मुझे अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये अभी किसी और स्टूडेंट ने भी पूछा था ना कि हमें पता नहीं चलता कि हमने बोलना क्या है या क्या, तो वो जो स्पीकिंग में भी इम्प्रूवमेंट कैसे हम लोग लिस्टिंग ज्यादा करें टॉपिक्स पे। लिसनिंग भी, रीडिंग भी और स्पीकिंग इटसेल्फ आपको खुद भी बोलना पड़ेगा ना। अगर आप किसी चीज में इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप विदाउट प्रैक्टिस तो वो कर नहीं सकते हो। तो जब तक आप खुद बोलोगे नहीं और आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तो इस तरह के रूम्स में आप जरूर जाओ। और आई थिंक विद इन 2 मिनट 2 मंथ्स आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके एकदम लाइक खुद ही आपके आइडियाज भी आएंगे और आप उसको कनेक्ट भी कर रहे होगे और आप बोल भी रहे होगे। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, हमारा टाइम जो है वो एंड हो चुका है, तो हम यहाँ पे एंड करेंगे। मैम 2 PM का सेशन भी है, अगर आप वहाँ पे भी ज्वाइन करना चाहें, और स्टूडेंट्स अगर आप वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहें तो श्योर, मैं वो। वहां पे आंसर कर देती हूँ अगर वो यस, तो अवेलेबल ये है तो। हमारा सेशन जो है वो मतलब टाइम एंड हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन Thank you फॉर so ज्वाइनिंग। much, ma'am. थैंक यू सो थैंक मच यू सो मैम मच मलाइका। एवरीवन। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। Allah Hafiz.